हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी होंगे, बिंदास होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ये प्रश्नावली 1.2 हल कराएंगे। इससे पहले हमने आपको 1.1 हल करा दी है, तो वहाँ उसकी वीडियो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, है ना। और वहाँ जाके आप उसकी प्लेलिस्ट में भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके का हम आगे ही क्रम जारी रखते हैं और उसमें हम 1.2 को हल करेंगे, जिसमें हमने जो 1.2 प्रश्नावली है स्टूडेंट, वो किस पर आधारित है। सबसे पहले बात ये आना चाहिए, 1.2 प्रश्नावली हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर है। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, तो उसका स्टेटमेंट स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है, मतलब ये इस तरीके से हमें दिया है ना। तो यहाँ पर यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आएगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, मतलब उनके अलावा कोई और नहीं होगा। हाँ, और उसके साथ ही ये होगा कि उनकी जो अभाज्य संख्याएं जो होंगी उनका कोई भी क्रम हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट रहा। तो अब हम चलते हैं 1.2 प्रश्नावली के प्रश्न पर। जो हमने पहला प्रश्न स्टूडेंट यहाँ लिख रखा है वो ऊपर उपरोक्त स्टेटमेंट पर आधारित है और ये इस प्रकार से है। हमारा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जो हमारी लिखी गई है इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें इसको लिखना है। सबसे पहले देखो ये यहाँ पर दिया है हमें 140, तो हम पहली वाली को हल करते हैं, यानी 140 है ना। तो 140 के किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो इसके गुणनखंड होंगे उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 140 को हम ऐसे लिख लें, अब चाहो तो ऐसे इसको सबसे पहले लिख लो, इस तरीके से हम उसको काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, क्योंकि सबसे पहली वाली संख्या जो छोटी होती है उससे पहले इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। 2 सत्ती 14, 0 उतार लिया। ठीक है, फिर ऐसे 2 तिया 6, एक बच्चा हो गए 10, 2 पंजी 10। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट काटा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा स्टूडेंट हमारा 5 से, यानी 5 सत्ती 35। अब नहीं कटेगा किसी से, अब केवल 7 एकम 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 140 को जो गुणनखंड थी वो इस रूप में कर ली, है ना। अब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए स्टूडेंट वो क्या क्या हुए, एक तो हुआ 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 और गुणा में कौन 5 और गुणा में कौन 7। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जो अभाज्य से ये जो अभाज्य है यहाँ पर कौन कौन से, 2 भी एक अभाज्य। स्टूडेंट याद रखना 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, है ना, इसके अलावा उनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो देखिए इनको हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए 2 कितनी जगह लिखा है, 2 जगह, तो 2 की पावर 2 ले सकते हैं और 5 की अधिकतम पावर नहीं एक ही, 5 गुणा 7, इसको ऐसे ही। इसका मतलब 140 का गुणनखंड ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके देखते हैं। ये है हमारा कौन सा, 156। ठीक है, तो 156 के लिए यानी दूसरा वाला है कौन सा, 156। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 156 के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 156 ठीक गुणनखंड हम करते हैं, तो ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो 2 अट्ठे 16। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है स्टूडेंट, और एक बच्चा तो 2 नेम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, अब केवल कटेगा 13 से, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। ठीक है स्टूडेंट, तो 156 के जो गुणनखंड हुए स्टूडेंट वो कितने हुए, देखिए 2 गुणा 2, है ना, एक ये वाली, और गुणा में कौन आएगा 3, और अगला कौन आएगा गुणा में 13। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखिए 2 कितनी जगह लिखा है, 2 नहीं 2 की पावर 2 हो गई,
गुणा में 3 हो गया और कितना 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ये हो, केवल उसको हमें रूप में लिखना है, उस अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है, और इसमें स्टूडेंट हमें कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, बड़ा आसान था ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा हमारा है ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है। इसमें जो तीसरा पार्ट है हमारा कि 3825, इसके लिए हमें करना है इसका गुणनखंड ना। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 3825 के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि इसका गुणनखंड हो जाए, हम आसानी से कर सके। देखिए 3825 को सबसे पहले हम देखिए, इसमें इकाई अंक क्या है स्टूडेंट, इकाई अंक 5 है। अगर स्टूडेंट किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो वो संख्या तो 3 से कटेगी या फिर वो 5 से कटेगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 से काट के देखते हैं, है ना। ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 3 दूनी कितना हुआ 6, इसमें से 2 बचा, है ना। 3 दूनी 6, तो ये 2 बच्चा हो गए 22, 3 सत्ते 21, तो 1 बच्चा, 3 पंजी 15। ये स्टूडेंट अब भी कट जाएगा 3 से, क्योंकि 3 चौक 12। ठीक है, और फिर बच्चा हमारा 3 चौक 12, यहाँ बच्चा 7, तो 3 दूनी 6, फिर एक बच्चा 3 पंजे 15। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब हम फिर अब ये 3 एकम 3, अब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम काटते हैं स्टूडेंट। अब 3 से नहीं कटेगा तो इसको 5 से काटते हैं, नहीं 5। अब देखिए 5 को हम इसमें काट लेते हैं 42 में, नहीं 5 8 40 कर लेते हैं, तो बचा 2, तो 5 25 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब फिर ये 5 से कट जाएगा, नहीं 5 एकम 5, 3 बचा तो हो गए 35, 5 सत्ते 35। अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो क्योंकि 17 आ गया, तो 17 का भाज्य संख्या ये किसी से नहीं कटेगी, तो 17 एकम 17, नहीं 17 से ही कटेगी। इसका मतलब 3825 की ये जो गुणनखंड हुई है इस तरीके से, इसको हम ऐसे रूप में लिख लेते हैं कि 3 कितनी जगह 1 2, मतलब 3 गुणा 3, और 5 किसी जगह 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5, और फिर गुणा में कौन 17। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको जैसे उपरोक्त हमने जो प्रश्नों में किया है वैसे ही करते हैं। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 कितनी जगह रखे हैं 2 जगह, है ना। हम जानते हैं कि गुणा में पावर जुड़ती है, तो 3 की पावर कितनी हो गई 2। ऐसी 5 कितनी जगह रखे हैं, 5 है 2 जगह, तो क्योंकि 5 की पावर एक इसकी एक इसकी कितनी हो गई 2, यानी 5 की पावर 2 हो गई, और 17 की पावर तो एक ही थी अधिकतम, तो ये 17 ही हो गया। इसका मतलब 3825 के जो अभाज्य गुणनखंडन हुए वो ये हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने तीसरा पार्ट भी इसका बड़े आसानी से कर लिया। ठीक है, अब हम इसका जो हमारा नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है चौथा, 5005, है ना। 5005 की हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी फोर्थ है हमारा 5005। अब इसके हम गुणनखंड कैसे करें, इसी रूप में करेंगे। 5005 के लिए हम ऐसे ही करते हैं जैसे अभी किए हैं। देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा, इकाई का अंक स्टूडेंट हमारा यहाँ पर 5 है, तो ये 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, तो इसको स्टूडेंट ये मुझे लगता है ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो 5 से ही काटते हैं। देखिए 5 एकम 5, अब ये 0 0 को उतारते चले, और 5 एकम 5, मतलब 1001 आंसर आ गया। अब इसी में इकाई का अंक कितना है 1 है, तो ये 7 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, है ना। तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, तो इसमें 10 में काटा है, तो ये 3 बच्चे हो गए, हाँ कितने ये 3, तो 30 हुआ, और 7 एकम 7, 3 बच्चे, और 7 चौक 28, 30 हो गए, यहाँ पे 2 बच्चे, फिर हो गए 21, यानी 7 या 21 हो गए 143। अब स्टूडेंट 143 किससे कटेगा, 143 स्टूडेंट जो है वो 11 से कटेगा, क्योंकि 11 एकम 11, है ना। यहाँ पे 3 बच्चे, 11 3 33, है ना। अब ये 13 आ गया, तो ये अब अभाज्य संख्या होगी 13, तो 13 एकम 13। इसका मतलब स्टूडेंट अब ये इसके जो अभाज्य गुणनखंड, देखिए सभी संख्याएं इसमें अभाज्य हैं। देखो 5 है, 7 है, 11 है, 13, इसमें सारी संख्या कह, 5 के बाद 7 आ गई, फिर 11 आ गई, और फिर कौन आ गई 13, है ना। ये सब क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5 एक अभाज्य संख्या होती है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी क्या अभाज्य, 13 भी अभाज्य, तो सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो इसमें
लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट हमारा कौन सा, पांचवा, कितना है 7429। ठीक है स्टूडेंट, 7429। यानी पांचवा प्रश्न करते हैं 7429। ठीक है स्टूडेंट, इसके अभाज्य गुणनखंड हम किस रूप में कर सकते हैं, ये भी स्टूडेंट इसको हम देखिए 7429 के लिए ऐसे काटते हैं। कैसे इसको स्टूडेंट, ये 17 से कटेगा, ये 17 से काटते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 17 चौका 68, नहीं 17 चौका 68 है ना, 17 चौका 68 हुआ। अब है हमारे कितने यहाँ पे 74, तो बच्चे कितने 6 है ना, बच्चे 6 तो हो गए यहाँ पर 62 है ना, और 17 तिया 51 है ना, बच्चे हमारे कितने 11 हो गए 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो ऐसे कट गया। अब ये 437 हुआ। अब ये किससे कटेगा, ये स्टूडेंट 19 से कटेगा, 19 से काटते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, दूनी कर 19 दूनी 38, 5 बचे 19 तिया 57। देखो ये ऐसे ही आपके, अब ये किससे कटेगा 23 से कटेगा, नहीं 23 से कम 23। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, अभाज्य गुणनफल इसके हो गए कैसे, इसके एक तो हो गया 17, एक हो गया 19, और अगला कौन सा हो गया 23। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट जो हमारा प्रश्न नंबर 1 था उसके सभी पार्ट हमने यहाँ पर हल कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। और स्टूडेंट ये सभी पार्ट किस पर आधारित थे, अपनी जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है इसी पर आधारित थे। उसका स्टेटमेंट अपने जो इसका स्टेटमेंट था वो अपने लोगों ने पढ़ लिया था, क्योंकि ये इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो भी हमने गुणनखंड किए हैं है ना, तो 2 गुणा 2 जैसे ये इनका आगे पीछे कोई भी क्रम हो सकता है ना, क्रम से कोई मतलब नहीं है ना, मतलब जो उनका गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा। मतलब इसके अलावा इसका 140 जैसे किया, 140 का गुणनखंड ये हुआ, तो 140 का गुणनखंड ये है, तो इसके अलावा इसके गुणनखंड कोई और नहीं होंगे, ये अद्वितीय ही होगा, मतलब यूनिक होगा है ना। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब हम स्टूडेंट जो है अपना इस प्रश्नावली का नेक्स्ट प्रश्न हल कराएंगे आपको। अब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 1.2 का, वो क्या कहता है, इसे हम हल करेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCF का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मासा, महत्तम समापवर्तक, और LCM क्या मतलब होता है स्टूडेंट, लासा निकालना है, मतलब लघुत्तम समावर्तक। इसका मतलब है, और कह रहा है साथ ही तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, मतलब मासा गुणा लासा के बराबर होता है। ये हमें जांच करनी है कि ये होता है या नहीं होता है, ये बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक पार्ट के लिए हम हल करते हैं। एक पार्ट है हमारा 26 और कौन सा 91। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक 26 है, दूसरी कौन सी 91 है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ही तरीके से हल करना है। आजकल के टीचर उल्टा सीधा बोल देते हैं, कह देते हैं नहीं शॉर्ट में करो, ये है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से लिखो ताकि एग्जाम में आपको मतलब जो नंबर मिलेंगे बहुत ही अच्छे से मिले। सबसे पहले क्योंकि दो संख्याएं यहाँ पर, तो 26 के हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन से होंगे, इनके तो बस दो ही होंगे, 2 गुणा 13, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो किसी भी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय ही होगा, मतलब यूनिक होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा, है ना। तो इसके मतलब 2 गुणा 13 ही होगा, है ना, इसको ऐसे लिख लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, 91 के गुणनखंड की 91 के अभाज्य
गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट। अब 91 के क्या होते हैं स्टूडेंट? 91 के केवल होते हैं 7 गुणा 13, क्योंकि 13 सत्ती 91 होता है ना, और इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो लिख लिया है ना। अब इसमें बात आती है, हमें निकालना कौन है? निकालना है सबसे पहले हमें HCF। ठीक है, तो HCF क्या होगा? HCF स्टूडेंट वो होता है जो इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अर्थात कॉमन हो, है ना। तो इसमें स्टूडेंट अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड हैं, इनमें कॉमन कौन सा गुणनखंड है? स्टूडेंट यहाँ पर 13 दिख रहा है हमें, है ना, तो हम क्या कहेंगे? अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। बात समझ में आई स्टूडेंट? उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन? यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो 13 हुआ। तो यही क्या कहलाएगा? तुम्हारा HCF। तो हम क्या कहेंगे इसको? इसलिए HCF जो होगा वो कितना होगा? हमारा 13 होगा। बात आई समझ में? नहीं आई स्टूडेंट? है ना, यही क्या हुआ? हमारा HCF होगा। अब हमें निकालना है क्या? LCM। ठीक है, तो LCM क्या होगा? अब क्या निकालना है स्टूडेंट? अब हमें निकालना है LCM। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा जैसे LCM निकालना है, LCM, LCM के लिए क्या करें? इसमें जो हमारा गुणनखंड कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही, है ना, लेकिन बाकी जो दोनों बचे उनको भी लिख लो। यानी 2 बच्चा और एक और कौन बच्चा? 7 लिखा, 2 गुणा 7, है ना, और इनकी आपस में गुणा कर लें तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14 और गुणा 13, ये स्टूडेंट आएगा निकल के अपना 182। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने, देखिए ये तो हमारा LCM रहा और ये हमारा क्या रहा? HCF, है ना। तो ये दोनों ने कर लिए। अब साथ में कराया कि हमें जांच कीजिए कि ये हमें जांच करने हैं। हमें जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है ना स्टूडेंट। तो इनकी हम क्या कर लें? जांच कर लें, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जांच के लिए, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे? हम जांच। तो जांच के लिए हम जानते हैं होता क्या है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके बराबर होता है ना मेरे भैया। तो अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसी का हम क्या ले लें? बायां पक्ष ले लें, मतलब ये जो लिखा है इसका बायां पक्ष ले लें, है ना। तो हम लिख लेते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है स्टूडेंट, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष हमारा ये है। बायां पक्ष कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या है कौन सी हमारी? दोनों संख्याएं स्टूडेंट हमारी थी, एक थी 26, एक थी 91, है ना स्टूडेंट। तो 26 की गुणा हम किससे कर दें? 91, क्योंकि गुणनफल का मतलब क्या है? यहाँ पे गुणा के रूप में लिख लिया। अब स्टूडेंट इसकी अगर हम गुणा करेंगे 26 की और 91 की, तो स्टूडेंट ये गुणा आप लोग कर लेना, ये गुणा आएगी 2366। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमारा दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष तथा दायां पक्ष, दायां पक्ष है हमारा HCF गुणा LCM। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए HCF की और LCM की क्या कर लें? हम यहाँ पर आपस में गुणा कर लें। HCF निकल के आया था हमारा स्टूडेंट 13 और LCM निकल के आया था 182। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे। देखो 13 दूनी 26, 26 के 6, हासिल आगे 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 की हो गई स्टूडेंट 6, हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हुए? 23, कितना आया? 2366। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए बायां पक्ष नहीं, बायां पक्ष मतलब क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया? 2366।
और दायां पक्ष मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना है 2366, मतलब ये दोनों क्या है बराबर। तो हम कैसे कह सकते हैं, यहां पर हमारा आंसर आ गया, कह सकते हैं कि अतः बायां पक्ष बराबर आया हमारा दायां पक्ष। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट हुआ। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसके लिए हल करेंगे, कौन सा, 510 और 92 के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर 510 और 92 की हम गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके होंगे, सबसे पहले हम 510 के लिए ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे नहीं, ये हो जाएगा हमारा, भी 2 दूनी 4, एक बच्चा तो 2 पंजे 10, है ना, और ये नहीं होगा यहाँ 11, यानी 2 पंजे 10। ठीक है, इतना आया 255। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये स्टूडेंट 3 से कटेगा, है ना, 3 से काट लेते हैं, 3 अट्ठे 24, एक बच्चा 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 हो गए, 17 17 से ही कटता है स्टूडेंट, ये किसी से नहीं कटता है बेचारा, है ना। तो इसका मतलब 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए इस तरीके से, 510 के लिए ले सकते हैं हम कैसे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ। अब अगला कौन सा हमारा 92, है ना, मतलब 92, इसके गुणनखंड कैसे हो जाएंगे 92 के लिए, देखिए हम यहाँ तोड़ लेते हैं 92 के लिए, यानी ये हो जाएगा 2 से काट लो पहले, 2 चौक 8, है ना, एक बच्चा हो गए 12, 2 छंग 12, और काट लो एक बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, नीचे कितना बचा 23, तो अब तो ये 23 किसी से नहीं कटेगा, है ना, तो ये 23 तो 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो अब इसके 92 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 23, इस तरीके से, राइट। अब बात आती है, क्योंकि हमें ये देख लेते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है ना, तो स्टूडेंट जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ यहाँ पर वो क्या हुआ, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, देखिए यहाँ पर कितना, देखिए स्टूडेंट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, मतलब 2 होगा, एचसीएफ निकल के आ गया। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम की गणना कर लेते हैं। क्या करना है हमें, एलसीएम, तो हमें एलसीएम निकालना, देखिए यहाँ निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम स्टूडेंट वो होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो लिखेंगे ही, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था 2, जो बाकी बच्चे वो भी लिख लो, है ना, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 को ये 2 आ गया, मतलब ये उभयनिष्ठ था वो आ गया, बाकी बचेगा क्या, 1 2 और बचेगा। ठीक है, एक 3 बचेगा, 3 भी लिख लिया, एक स्टूडेंट 5 बचेगा, 5 बचेगा, और गुणा में 17 बचेगा, एक हमारा 23 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये उभयनिष्ठ गुणनखंड के बाद जो बचता है वो भी लिख लेते हैं एलसीएम के लिए। अब स्टूडेंट इसकी जो गुणा करेंगे ना अपन, वो कितना आएगा, ये आएगा 23,460 आएगा, इसे आप इसकी स्टूडेंट यहाँ गुणा कर लेना, तो वो इतनी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकलना था, हमें तो जांच करनी थी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना, तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, जांच। ठीक है, जांच करेंगे, जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन सी थी, एक थी हमारी 510, दूसरी थी हमारी 92। ठीक है, इसकी जब हम स्टूडेंट गुणा करेंगे तो स्टूडेंट जो गुणा आएगी हमारी वो आएगी निकल के 46,920, 46,920 आएगी इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका
HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। HCF और LCM जो आया है, देखिए HCF कितना आया हमारा 2 और LCM ये है 23,460। अब स्टूडेंट इसकी गुणा करेंगे ना तो ये आएगी हमारे पास स्टूडेंट निकल के 46,920 की लगभग ये आएगी। ठीक है, 46,920 आएगी। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट HCF गुणा LCM कितना है 46,920 और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 46,000, सॉरी नहीं, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 46,920, मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि बायां पक्ष गुणा दायां पक्ष, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कंजूसी ना करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो अवश्य करें, है ना, हमें भी पता चले किस तरीके का हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो और आपको उम्मीद करते हैं पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा लगता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम कराएं नेक्स्ट प्रश्न इसका। अब स्टूडेंट हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट हम हल कराते हैं, है ना, 336 और कितना है हमारा 54, है ना। इसके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनफल के पहले रूप में लिखेंगे, उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे, है ना। सबसे पहले 336 के लिए देखते हैं, 336 को स्टूडेंट कैसे हम तोड़ लेते हैं, देखिए ये कितने से कट जाएगा स्टूडेंट, ये सबसे पहले 2 से काटो, नहीं 2 एकम 2, कितना बचा 1, नहीं 2 छंग 12, फिर 1 बच्चा, फिर 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटो, नहीं 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, है ना, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 3 सत्ते 21, अब नहीं कटेगा तो 7 एकम 7। इसका मतलब है 336 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना, 336 के अभाज्य गुणनखंड वो कितने हुए, एक हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी, 1 2 3 4, नहीं गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है, नहीं 1 बार, नहीं 7 कितनी बार, 1 बार। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे लिख लिया। अब हम देखते हैं कौन सा 54, है ना, तो 54 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, काट सकते हैं इसको तो ऐसे काट लो, 2 तियां कर लो, 2 तियां 6, 6 तियां 18, है ना, 2 तियां 6 तियां 18 और 18 तिया कितना होगा 18 तिया 54। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे काट लिया। ठीक है, अब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। कहते हैं कि हम अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिससे हमारा स्टूडेंट HCF आसानी से निकल आता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए स्टूडेंट क्या है, देखिए यहाँ पर 2 गुणा 3 तो यहाँ है ही, तो 2 गुणा 3 वहां भी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड स्टूडेंट हमें जो दिख रहा है वो देखिए 2 गुणा 3 यहाँ दिख रहा है और 2 गुणा 3 हमें यहाँ भी दिख रहा है। इसके अलावा उभयनिष्ठ वाला सिस्टम कोई और नहीं दिख रहा है ना, बस यही है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें कितना हुआ स्टूडेंट, केवल हुआ अपना 2 गुणा 3, है ना। तो इसका मतलब है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही HCF होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा HCF होगा, HCF वो कितना होगा, यही होगा, नहीं 2 तियां 6, यानी 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए HCF हमारा बड़ी आसानी से निकल के आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या स्टूडेंट, LCM की बात कर लेते हैं, है ना। तो LCM क्या होगा, तो था LCM में सबसे पहले तो वो चीज लिख लेते हैं जो हमारी उभयनिष्ठ है। देखिए उभयनिष्ठ के लिए स्टूडेंट 2 गुणा 3 तो ये आ ही जाएगा, मतलब जो उभयनिष्ठ है 2 गुणा 3 आ जाएगा। बाकी जो बचेगा ना स्टूडेंट वो भी हमें लिखना पड़ेगा। बाकी क्या देखो 1 2 3 तो 2 है हमारे, वो भी लिख लो, नहीं 1 2 3,
2 कितनी जगह, 3 जगह, क्योंकि ये बच गए थे आपके, है ना। यहाँ पर ये जिसके फिर यहाँ क्या बचे थे इस गुणनखंड में, 7 बचे थे, तो 7 को भी लिख लो, है ना। इसमें क्या क्या बचा था, देखो 3 गुणा 3, ये भी लिख लो, है ना, 3 गुणा 3। अब इस सब की क्या कर लें स्टूडेंट, हम गुणा कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी गुणा अगर हम करेंगे, है ना, तो ये आएगा स्टूडेंट 3024 आएगा। इसे आप अपनी इसे गुणा करके देखना, तो यही आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया है, ये दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर है, कह रहा है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या ले लें स्टूडेंट, बायां पक्ष ले लें, है ना। कौन सा ले लें, ये बायां पक्ष। तो बायां पक्ष की बात कर लेते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गण संख्या हमारी कौन सी थी, एक थी स्टूडेंट 336, दूसरी थी हमारी स्टूडेंट 54, ठीक है। 336 और 54 की गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा हमारा निकल के, ये स्टूडेंट आएगा 18,144 आएगा स्टूडेंट। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये 18,144 आएगा, ठीक है। अब हमारा दायां पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष, दायां पक्ष ये है कौन सा, कि एचसीएफ और एलसीएम, मतलब इनकी गुणा, मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट। तो एचसीएफ कितना निकल के आया, देखो यह एचसीएफ स्टूडेंट हमारा कितना आया था, 6 निकल के, तो इसकी जगह एचसीएफ की जगह 6। और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम देखो 3024 आया है, तो इसकी जगह कितना आएगा, 3024, है ना। अब इसकी अगर हम गुणा कर लेना तो स्टूडेंट यही आएगा, कितना कर लेते गुणा, 6 चौक 24 के 4, हासिल लागे 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हासिल लागे 1, 6 0 का 0 0, और फिर 1 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, और 6 तियां 18, तो कितना आया देखो स्टूडेंट, 18,144 के रूप में आया। मतलब ये क्या रहा हमारा, देखिए बायां पक्ष कितना 18,144, और दायां पक्ष भी कितना 18,144। तो हम कह सकते हैं यहाँ स्टूडेंट क्या, अतः बायां पक्ष बराबर टाई के है दायां पक्ष के, है ना प्यारे भाई। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये भी प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। तो ये प्रश्न नंबर 2 की हमारे 3 पार्ट थे, है ना, वो अपने लोगों ने कर लिए। तो स्टूडेंट अब हम कराते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 3 है उसे अपने लोग हल करते हैं मीठा मीठा, है ना। अब हम स्टूडेंट अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है हमारा, वो इस तरीके से निर्देश दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, 12, 15 और 21 का, है ना। यानी तीसरे का पहला पार्ट देखते हैं, है ना। तो तीसरे का पहला पार्ट के लिए हम हल करते हैं। तो तीसरे के पहले पार्ट में क्या है हमारा, कि एक तो है 12, 15 और कौन है, एक है हमारा 21। तो इनके हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। मतलब सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 15 को लिखेंगे और 21 को लिखेंगे। उसके बाद इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। स्टूडेंट ध्यान रहे, जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जो हमारी संख्या दी गई है उनमें हम देखेंगे एचसीएफ के लिए कि सबसे न्यूनतम घात वाला गुणनखंड कौन सा है। तो वही हमारा क्या होगा, न्यूनतम घात वाला गुणनखंड होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक। और जो हम एलसीएम की बात करेंगे, अर्थात हम लासा की बात करेंगे, तो जो हमारे गुणनखंड होंगे उनमें जिस संख्या के गुणनखंड होंगे उसमें देखेंगे कि अधिकतम घात वाला जो गुणनखंड होगा वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इनको हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड।
तो 12 के कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? ये तो बहुत आसान है, 2 दूनी 4 3 12, बस इसको ऐसे लिख लो। इसके अलावा कुछ इसका और कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपने लोग। ऐसी किसकी गुणनखंड? हम 15 के लिख सकते, 15 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, तो 15 के लिए क्या लिख सकते हैं इस स्टूडेंट? इसको तो हम केवल 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ऐसी स्टूडेंट हम किसके? 21 के, है ना, 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट, क्योंकि हमें एचसीएफ भी निकालना है और हमें एलसीएम भी निकालने हैं, है ना, तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है सबसे पहले, मतलब न्यूनतम घात वाला, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है, तो हम कहेंगे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए स्टूडेंट, यहाँ 3 3 3 ही दिख रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 3 हुआ ना। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हुआ स्टूडेंट मेरे भैया, तो यही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो हम कहेंगे इसलिए एचसीएफ जो होगा हमारा कितना होगा, वो 3 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, मतलब 3। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसका, एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम की बात कर लेते हैं, जैसा कि अपने लोगों ने अभी निकाला था। एलसीएम में वो देखते उभयनिष्ठ वाला, तो चलो लिख ही लो, कितना 3 तो आएगा ही सभी में, बाकी जो बच्चा है ना उसको भी लिख लो। देखो इस गुणनखंड में कितना बचेगा, 2 गुणा 2, है ना, यानी 12 के गुणनखंड में तो 2 गुणा 2 लिख लिया, क्योंकि यहाँ से 3 तो आ ही गया। यहाँ से स्टूडेंट देखिए दूसरे वाले में से कितना बचेगा, 5, तो 5 को भी लिखो। ठीक है, फिर इसमें से क्या बचेगा हमारा, तीसरे वाले में 7 बचेगा, तो 7 को भी लिख लो। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, है ना। कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, है ना, और 60 सत्ते कितना होगा, 42, यानी 420 आएगा, कितना 420। तो स्टूडेंट यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, इसलिए एलसीएम बराबर कितना, 420। ठीक है स्टूडेंट, हाँ 420 की बात मत करना। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हुआ, 420। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा इसका जो दूसरा पार्ट है भैया, कितना है, देखिए दूसरी पार्ट में क्या है, 17 23 और 29 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट दूसरे पार्ट में हम चलते हैं, दूसरे पार्ट की कौन सा है, एक तो 17 है, 23 है, और अगली जो संख्या है वो हमारी कितना है, 29 है। तो इसके भी हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किसका, 17 का, तो 17 की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 की अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भैया, 17 की देखिए 17 खुद ही एक क्या है स्टूडेंट, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 की कोई गुणनखंड तो होंगे नहीं, ये टूटेगा नहीं। और हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होता, मतलब जिसमें केवल एक गुणनखंड होगा, अर्थात वह स्वयं से कटेगी, तो वही संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। इसलिए हम 17 को क्या रख सकते हैं, 17 को ले सकते हैं केवल 1 गुणा 17, है ना, क्योंकि इसमें 1 गुणा 17 ही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। ऐसे हम किसको, 23 के लिए क्या करेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 23 स्वयं ही अभाज्य संख्या, तो इसमें तो 1 होगा, 1 दूसरा क्या होगा, स्वयं संख्या, नहीं 1 गुणा 23। ऐसे ही 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे स्टूडेंट, 29 के लिए लिखेंगे हम, क्योंकि 29 स्वयं एक अभाज्य संख्या है ना, तो एक तो हो जाएगा 1, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 29, है ना। तो अब बता सकते हो स्टूडेंट इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा, उभयनिष्ठ देखिए केवल एक ही है ना, तो हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं होगा, जिनका कोई नहीं होता तो उनका एक ही होता है। अरे जैसे ईश्वर होता है भैया, एक ही होता है, ईश्वर, ईश्वर भी तो एक ही है ना अपना, है ना, ईश्वर अल्लाह गॉड। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, एक हुआ, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ। तो कहेंगे इसलिए एचसीएफ जो होगा वो हमारा एक होगा। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि इसका कोई नहीं होता है, उसका तो एक होता है, सबका मालिक एक, है ना भैया। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब
हम देखते हैं क्या एलसीएम। तो एलसीएम के लिए तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं सर, क्योंकि एलसीएम में कोई इसमें ऐसा गुणनखंड तो है नहीं जिसे हम इसको, है ना, बच्चा बच्चा है लिख लें, है ना, क्योंकि इसमें तो सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए भैया एक तो सबका आएगा ही, बताइए एक आ गया, कोई बात नहीं लिख लो। बाकी जो बच्चे उनको भी लिख लो, ये 17 को लिखो, 23 को लिखो और 29 को लिखो। इसके अलावा तो अपने पास कोई चारा ही नहीं है ना। अब इन सब की अगर हम गुणा कर लेंगे भैया, तो जो गुणा आएगी बड़ा लंबी चौड़ी कुछ नहीं 11,339 आएगी। कितनी आएगी? 11,339। आप इसको करेक्शन, ओ सॉरी, इसे आप देख लेना, शायद ये इतनी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो दूसरा पार्ट था वो भी हमने कर लिया। अब इसका जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट, उसे हम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए। देखिए स्टूडेंट, इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। स्टूडेंट इसी में बस आपकी भलाई है ना। अब स्टूडेंट हमारा दूसरे का जो हमारा तीसरे का जो तीसरा प्रश्न है ना, उसे हम हल करते हैं। तीसरे में भी क्या 8, 9 और 25 की हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले 8 की अभाज्य गुणनखंड, 8 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के लिए कैसे ले सकते हैं सर? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। आप चाहो तो इसको एक और लिख दो, नहीं 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक भी लिख दिया हमने, क्योंकि हो सकता है किसी और संख्या के गुणनखंड कोई हो ही नहीं इस तरीके के। तो आप कैसे करेंगे? 9 की अभाज्य गुणनखंड। तो 9 के लिए क्या करेंगे? देखिए एक तो होगा ही, है ना, तो 1 तिया 3 तिया 9, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ऐसी 25, तो 25 के लिए क्या लिखो? 25 की अभाज्य गुणनखंड। 25 के लिए क्या होगा स्टूडेंट? एक तो होगा ही हमारा, तो 1 पंजे 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको गुणनखंड कर लिया। अब इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड भैया क्या दिख रहा है? अभी मैंने बताया था कि सबका मालिक एक है भैया, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो भैया एक तो है, एक तो हमें दिखाई दे रहा है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यही हुआ, और यही क्या कहलाएगा? हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हुआ? एक हुआ, मतलब मासा था वो हमारा कितना आया? एक आया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या स्टूडेंट, तथा एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए स्टूडेंट जो एक आया है वो लिख लो पहले, और बाकी जो बचे हैं, है ना, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अधिकतम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, एक गुणा, क्योंकि 2 की घात कितनी है? 2 की घात स्टूडेंट 3 है ना, तो 2 3 जगह, यानी 2 की घात 3। ऐसे इसकी कितनी? 1 गुणा 3 की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसमें कितनी घात है? यानी 1 गुणा 5 की घात 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो सब इनकी अधिकतम घात नहीं, पहले वर्णखंड में अधिकतम घात कितनी है? 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ये 3 की पावर 2 ये भी, और ये 5 की पावर 2। ठीक है, सब लिख लिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इनकी सब की क्या करने गुणा, और जैसे ही हम यहाँ पर स्टूडेंट गुणा करेंगे, तो क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, मतलब ये संख्या है सभी, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ और ये 25 हुआ। ठीक है, तो 25 अट्ठे कितना हुआ? 200। ये देख 25 अट्ठे 200, और 200 ने माँ कितना? 1800। अरे भैया ये तो बड़ा सिंपल आ गया, मतलब इसका एलसीएम कितना आया? 1800। एलसीएम, सॉरी एलसीएम, एलसीएम कितना आया हमारा? 1800 आया। तो इस तरीके से हमने ये तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी हल कर लिया। ठीक है, एचसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, वो इस प्रकार से है, कराए कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9। मतलब ये दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो 9 दिया है। ठीक है, और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है ना। तो हमारे लिए जो सबसे पहले स्टूडेंट दिया है उसकी बात पकड़ लेते हैं। हमें दिया है, ठीक है, हमें दिया है कि HCF
किनका? 306 और 657, ये कितना दिया है हमारे पास? 9 दिया है। ठीक है, हमें निकालना कौन है? हमें निकालना है एलसीएम किसका? 306 और 657, ये हमें निकालना है। मतलब इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब हमें जो संख्याएं कौन सी दी हैं? संख्याएं पता होना चाहिए। संख्याएं हैं हमारी, एक तो है 306 और दूसरी है 657। मतलब दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का हमें एचसीएफ भी रखा है, एलसीएम निकालना है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो शस्त्र होता है, मतलब जो सूत्र होता है, वो क्या होता है ना? होता है कि एलसीएम, मतलब ऐसे कह सकते हो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट एक सूत्र होता है। इसमें से स्टूडेंट हमें एलसीएम तो निकाल नहीं है, तो हम यहां क्या करें? एलसीएम को अपने पास इधर ही रखें। तो इधर क्या रह जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और फिर बटे में इसके कौन आ जाएगा स्टूडेंट? इसके बटे में जो बैठेगा वो एचसीएफ बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो यही इधर ही रखा, ये इसकी बटे में आ गया। ठीक है ना? तो अब हम एलसीएम तो निकालना ही है, निकालना है तो भी ऐसे ही रखो। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारे पास कौन सी है? संख्या है, एक तो है हमारे पास 306। ठीक है स्टूडेंट, 306, और दूसरी संख्या कौन सी है? 657। क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब कह रहा एचसीएफ, एलसीएफ किस किस का? इन्हीं का एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है हमें? देखिए एचसीएफ दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट, एचसीएफ कितना है? 9। तो इसके नीचे कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और एलसीएम हमें निकाल रही है, तो एलसीएम एलसीएम। ठीक है, इसको हम क्या करें स्टूडेंट? काट लें, है ना? आप चाहो तो ऐसे काट, देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, हमने 30 काट दिए, तो इसमें से 3 बच्चा हो गए 36, 9 चौक 36, नीचे कुछ नहीं बचा। इनकी गुणा हो जाएगी आपस में। इन किसकी? ये हो जाएगी 34 गुणा 657, इनकी आपस में गुणा की, और साथ में इधर कौन है? एलसीएम। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? और स्टूडेंट ये कब अपने लोग गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 22,338, यानी 22,338। ठीक है, तो अब ये किसका एलसीएम निकाला? तो हम कह सकते हैं इसीलिए एलसीएम 306 और कोमा 657। ठीक है, तो जो निकल के आया वो कितना आंसर आया? ये आया हमारा। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रश्न नंबर जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी कंप्लीट हो गया। इसका आंसर ये आ गया, मतलब दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना था तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा। स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, जरूर प्लीज कंजूसी ना करें इसमें, है ना? तो इस तरीके से फिर हम आपको आगे प्रश्न हल कराते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर जो हल लिख रखा है ना? जो हल है हमारा वो इस तरीके से है कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 3 होगा, है ना? और इसका मतलब है जो 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n को हम कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 3, क्योंकि 2 गुणा 3 क्या होता है? 6, और होल पावर इसकी क्या रहेगी? n, है ना? तो हम देख पा रहे हैं, और हम स्टूडेंट एक बात और जानते हैं, अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें 5 गुणनखंड और 2 गुणनखंड अवश्य होना चाहिए, है ना? जैसे हम स्टूडेंट आपको बताते हैं कि कोई संख्या अंक 0 पर कैसे समाप्त हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक गुणनखंड है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, तो 2 के अलावा हमारे पास अब कुछ हो, लेकिन हमारा 5 होना चाहिए। जैसे 2 पंजे कितना हुआ? 10, है ना? कितना हुआ? 10।
अब 10 की पावर कितनी भी लगा लो आप, है ना, उसके अंक, इकाई अंक पे आपका क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है इसमें जैसे 2 तो आ रहा है, यहाँ पर जो गुणनखंड है हमारा वो 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के अलावा अब जो अभाज्य गुणनखंड है कौन सा, 5, वो इसमें नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड 5 आना असंभव है, मतलब ये तो आ नहीं सकता। जब नहीं आ सकता क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 ही हैं, अतः कोई भी संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल, देखिए इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, n कौन है यहाँ पर, प्राकृत संख्या, n बिलोंग्स टू n ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में अंक 0 पर समाप्त हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये थोड़ा थ्योरेटिकल इसमें आपको लिखना है और इसमें कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान है, आप इसको 1-2 बार आप इसे पढ़ोगे तो आपकी सब स्टेप ये आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6, इसे अपने लोग देखिए किस तरीके से हल करते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 सॉरी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये एक तरीके से ये संख्या है, मतलब ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसने क्या किया है यहाँ प्रश्न में, क्योंकि इस संख्या को इन यहाँ पर देखिए ये आपको गुणनफल के रूप में लिखी है, गुणनफल के बाद यहाँ पर इसमें कितना जोड़ दिया, प्लस की 13, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये भी संख्या आपको क्या मतलब, ये इतना देखिए ये गुणनखंड रूप है ना, मतलब कोई भी ये भाज्य संख्या है तो उसमें ये आपके ये इसमें उसने 1 2 3 4 5 6 7 क्या कर दिए, गुणा कर दिया है सभी में, मतलब ये गुणनखंड हो गए, प्लस इसमें 5 कर दिया। अब कह रहा कि भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्यों है तो हम जानते हैं स्टूडेंट, भाज्य संख्या यदि होंगी तो इसमें वो संख्या होगी और उसके अतिरिक्त कोई उसका एक गुणनखंड और होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से तो कटती हैं लेकिन किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, मतलब विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्या वो भाज्य संख्या होती हैं जो उनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड अगर होता है तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक हम उदाहरण आपको दे देते हैं। सबसे पहले जैसे हमने ले लिया स्टूडेंट 15 ले लिया, तो 15 को स्टूडेंट हम ऐसे ले सकते हैं कि 3 गुणा 5, है ना, ठीक है। क्योंकि 15 के लिए हम ऐसे भी अभी ऐसे भी ले सकते हैं 1 गुणा 15, तो 1 तो आ रहा है, 15 भी आ रहा है, और 15 को ऐसे ले सकते हैं हम 3 गुणा 5, है ना। तो इसका मतलब है इसको हम एक भी आएगा, इसमें 1 आएगा और वो स्वयं संख्या, मतलब ये 3 पंजे 15, देखिए ये स्वयं संख्या हो गई। तो इसके अलावा देखिए इसमें गुणनखंड क्या है, देखो 3 है 5 है, मतलब 15 की हम क्या कर सकते हैं, हम टुकड़ी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से गुणनखंड इसके हो गए। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर वही रूप अगर आ जाएगा तो ये संख्या भाज्य होंगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी हमारी जो पहली संख्या है 7, कौन सी 7 है गुणा 11 है गुणा 13 और प्लस 13, ठीक है। इसको स्टूडेंट देखिए हम क्या लिख लें, अपने लोगों ने गुणनखंड कर रखे हैं, है ना। इसमें देखिए ये गुणनखंड के रूप में तो पहले ही से है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसमें उभयनिष्ठ क्या है, देखिए यहाँ पर कितना 13, तो यहाँ भी 13 है, तो 13 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ से कौन बच्चा 7, यहाँ से कौन बच्चा 11, ये तो हमने बाहर ही निकाल लिया। तो यहाँ पर प्लस का देखिए यहाँ, क्योंकि जब 13 आपने उभयनिष्ठ यहाँ उभयनिष्ठ लिए कॉमन लिया, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचता है, इतना तो स्टूडेंट अपने लोग जानते ही हैं, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट इसको 13 गुणा इसको क्या कर लेते हैं 11 गुणा 7 कितना हुआ 77 और प्लस में 1, है ना। तो क्या हुआ 13, ठीक है, और गुणा में 77 में 1 जोड़ा कितना हुआ, ये हुआ 78, ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये गुणा है ना, यहाँ पे ये गुणा 13 गुणा 78, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट। अब हम 13 की और 78 की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, तो एक तरीके से किया जाएगा हमारा, इसकी गुणा करेंगे तो ये 1024
1014 आएगा स्टूडेंट। इसकी अगर हम आपस में क्या करेंगे गुणा तो 1014 आ जाएगा। और जो स्टूडेंट 1014 है इसका मतलब है 1014 जो संख्या है एक तरीके से भाज्य, क्योंकि इसके दो गुणनखंड हो गए, है ना। जो 1014 है इसके क्या हो गए गुणनखंड, जब गुणनखंड हो गए इसके, है ना, तो वही संख्या क्या है, ये संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। तो आगे लिखेंगे जो कि भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है। तो ये तो बात हमारी सिद्ध हो गई कि ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1014 के जो देखिए ये जो गुणनखंड हुए वो ये रूप आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या के गुणनखंड हो सकते हैं, है ना। तो इसके अब हमारी जो नेक्स्ट है संख्या स्टूडेंट वो क्या है, वो हमारी ये है दूसरी संख्या। और कौन सी है, और संख्या है हमारी ये 7 है गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में कौन है इसमें 5। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा ध्यान से सुनना। देखिए अब इसमें देखिए एक गुणनखंड हमारा देखिए यहाँ तो ये अकेला है ही 5, ये 5 और ये 5, ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, मतलब ये एक तरीके से ये एक संख्या तो ये होगी पूरी, और इस संख्या में ये 5 देखो जुड़ी तो रही, ये संख्या एक ही तो एक मानी जाएगी ये संख्या पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है। और ये प्लस 5 मतलब इसमें 5 जुड़ा हुआ है, तो एक संख्या ये है पूरी और एक ये, इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ से क्या किया 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया अर्थात कॉमन ले लिया। तो यहां से कौन बचेगा, यहां से भाई साहब जो हमारे बचेगा भैया वो बचेगा 7 गुणा 6, है ना, और 5 तो बाहर आ ही गया। तो यहां से कौन बच्चा गुणा में 4, यहाँ कौन बच्चा हमारा 3, यहाँ कौन बच्चा हमारा 2। ठीक है इस तरीके से। और यहाँ ये क्या है गुणा में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां से प्लस, अब देखिए 5 हमने बाहर ले लिए, 5 से 5 क्योंकि कट जाता है ना, उभयनिष्ठ लेना क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके से भाग देना होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आपका 1 बचेगा, जहां कुछ नहीं बचता है वहां पर 1 तो जरूर बचता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी गुणा करते हैं, है ना। जब इसकी आप गुणा करोगे स्टूडेंट देखिए कितना होगा, 2 एकम 2 3 6 24 और 24 छक्का 144 होगा, 144 सत्ते आप अगर इसकी गुणा करोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा समथिंग 1008, कितना ये 1008 आएगा। इसकी आप गुणा करोगे 1008 आएगा, और ये प्लस कौन है 1 है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब प्लस का बना, अब देखिए 1008 में एक देखिए जुड़ रहा है, 5 तो बाहर है ना, 1008 में एक जुड़ेगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1009। ठीक है, अब स्टूडेंट 1009 की अगर हम लोग क्या करें गुणा, है ना, 1009 की और इसकी जो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा कितना 5045, है ना। इसकी हम गुणा कर लें 5 45 के 5 हासिल आगे 4 5 0 के 0 0, है ना, और 5 0 0 0 और हासिल कितने थे आपके 4, तो ये आ जाए 4 और 5 0 का 0 0 और 5 एकम 5, इसका मतलब ये 5045 हुआ। ठीक है, तो ये 5045 के स्टूडेंट क्या हुआ, ये एक तरीके से गुणनखंडी तो है ये, है ना। जब जो कि क्या है आगे ले सकते हैं, जो कि भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है। यदि ये भाज्य संख्या है तो इसका मतलब है ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर ये भी संख्या क्या थी भाज्य थी, कह रहा 1014, ये भी क्या थी भाज्य संख्या, और यहाँ पे क्या निकल के आया ये 5045, ये भी क्या भाज्य संख्या है ना। क्योंकि भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंड वो क्या होते हैं अद्वितीय होते हैं, और जिनमें स्टूडेंट क्रम का कोई महत्व नहीं होता, मतलब उनका जो क्रम होगा उन्हें हम उस पर ध्यान नहीं दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब जो हम कहेंगे क्या, अतः जो हमारा आंसर रहा उपरोक्त संख्याएं, उपरोक्त दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में स्टूडेंट लिखना बहुत भी मतलब अच्छा होता है। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से लिखें ताकि जो है आपको अच्छी अंक प्राप्त हो। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट इसका जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, उसे भी हल करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, ये कुछ इस प्रकार से है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई एक वृत्ताकार पथ होगा, है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही स्थान पर चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं ना, है ना। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब ये देखिए, क्योंकि एक को 18 मिनट लगते हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब एक ही चक्कर है ना, मतलब एक ही मैदान है, वो एक ही मैदान है एक तरीके का। किस तरीके का है, वृत्ताकार है। तो उसमें यह है कि किस स्थान पर, मतलब किस समय पर वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये जो प्रश्न है हमारा, वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम इसको हल करते हैं, ठीक है। हल करने का प्रक्रिया क्या होगा, क्योंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना यहाँ जो स्टूडेंट हमें लगता है, यहाँ लगते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, जब सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगता है स्टूडेंट, वो लगता है हमारा कितना, 18 मिनट। कितने, 18 मिनट, ठीक है स्टूडेंट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और रवि को कितना लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय वो लगता है स्टूडेंट 12 मिनट, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान देना, इसमें तेज कौन चलता है, क्योंकि रवि तेज चल रहा है, क्योंकि रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये दोनों चलते तो एक साथ हैं, लेकिन जब एक तेज चल रहा है और एक क्या करता है, धीरे चल रहा है, तो कितने समय पश्चात वो एक दूसरे को पुनः एक ही जगह पर मिलेंगे, है ना। तो ये बात है। तो ये स्टूडेंट एक तरीके से आपका एलसीएम का प्रश्न है। इसको हम यहां से एलसीएम निकालेंगे, और किस विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, जब वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो दोनों साथ मिलेंगे, फिर वे दोनों एक साथ मिलेंगे। ये कब मिलेंगे, यदि दोनों के समयों का हम क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। क्या निकाल लें, एलसीएम, है ना। तो हम निकालेंगे दोनों समयों का एलसीएम, दोनों समयों का एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले 18 का, तो हम 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दें, 18 की अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 18 क्या ले सकते हैं हम, 2 गुणा 3, 2 3 6 और 6 3 18 हो गया स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे जाऊं, 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो गए। तो हमें तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, एलसीएम निकालना है हमें 18 का और 12 का, ठीक है। एलसीएम के लिए सबसे पहले वो देख लो जो दोनों में क्या हो,
कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 2 गुणा 3 है, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 जो निकल के आ गया। अब इसमें जो बच्चा वो भी लिख लो, है ना। तो 3 यहाँ बच्चा, 2 यहाँ बच्चा, मतलब सब ये लिखे जाएगा, नहीं 3 ये और 2 यहाँ ये। तो कितना वो 2 3 6 3 18 दूनी 36, कितना आया 36 एलसीएम आया। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, अतः स्टूडेंट लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि, कौन, सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब प्रारंभिक का मतलब जहां से वो चले थे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, केवल इसमें एचसीएफ निकालना था। थोड़ा ये बड़ा प्रश्न, केवल ये लिखने में थोड़ा ये बड़ा है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है सर बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन थोड़ा केवल लेंथी इसलिए है, केवल इसकी भाषा इस तरीके की है, लेकिन करना बेहद आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी इस प्रश्नावली की जो 7 प्रश्न थे हमने सातों हल करा दिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो स्टूडेंट हम आपसे आशा करते हैं कि आपने इनको अच्छी तरीके से किया होगा। आप अपने अच्छी तरीके से नोटबुक में इन्हें तैयार करें। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सचेत रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।